हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दिस इज़ लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ जिसमें हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र है क्या? दुर्लभ संसाधनों का एक विवेकशील प्रबंधन जिसमें हम व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर आर्थिक लाभ को अधिकतम करते हैं। जाहिर सी बात है कि अब हमारे जो संसाधन हैं वो दुर्लभ हैं, मतलब जितने संसाधनों की हमें ज़रूरत है उतने संसाधन हमारी इकोनॉमी में नहीं है। तो इस वजह से हमें उनको इस तरह से प्रयोग करना है कि उनसे हमें अधिकतम लाभ या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो दुर्लभता जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे, जैसे जैसे हम और चीज़ों को हासिल करते रहेंगे, वैसे हमारी जो ज़रूरतें हैं और जो हमारी इच्छाएं वो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। और इसी तरह से दुर्लभता का भी कभी अंत नहीं होगा। दुनिया को जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं स्कैसिटी सताएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है हमारे जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। जो रिसोर्सेज जितने भी एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं वो उतने ही हैं, हम उनको बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। और उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं, मतलब एक दूध है तो एक दूध से हमें घी भी बनाना है, हमें चाय भी बनानी है, हमें उसे रॉ भी यूज़ करना है, उसका छाछ भी निकालना है। तो इस तरह से उसके बहुवैकल्पिक प्रयोग हैं और जो मानव की इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, एक फर्म, एक व्यक्ति, इस तरह की। और इसमें इसको हम कीमत सिद्धांत भी कह सकते हैं। समष्टि चर इसके अंदर स्थिर रहता है, ऐसा हम मानते हैं। और उपभोक्ता तथा उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत होता है ये। दूसरी तरफ हमारा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का स्तर करते हैं और इसे हम आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और इसके अंदर व्यष्टि चर स्थिर होते हैं। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति तथा विनिमय दर इसके कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वास्तविक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है, जैसे कि क्या था, क्या है, क्या होगा। इसके फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र सही हो या नहीं हमें नहीं पता, ये असत्य और सत्य दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनकी सत्यता को जांचा जा सकता है और इनमें मूल्यांकन निहित नहीं होता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ऐसे अर्थशास्त्र होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आदर्श अर्थशास्त्रियों के विचारों का संबंध होता है। ये अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए से संबंधित होते हैं और इसकी सत्यता की जांच संभव नहीं है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन निहित होता है। ये सिर्फ विचारधाराएं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वो गलत है। या विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है तो हमारे पास उसके लिए फैक्ट्स अवेलेबल है, हमारे पास उसका डेटा अवेलेबल है। लेकिन लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, इसका हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ये सिर्फ एक फैक्ट, एक ओपिनियन है और इसको हम चेक नहीं कर सकते, इसको हम सही या गलत नहीं बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? व्हाट इज़ इकोनॉमी? वह अर्थव्यवस्था जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग आजीविका अर्जित करते हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था में जैसे बेसिकली अगर कोई किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, मतलब कि उसमें ज़्यादा अधिकतर लोग कृषि कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि वो अगर उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो धनी हैं, संपन्न परिवार से हैं, उत्पादन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह असंपन्न अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं: नियंत्रित या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र तथा बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रित या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर केंद्र का संपूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें बाजारी शक्ति के पास कंट्रोल बहुत ही मिनिमल होता है या नाम मात्र का होता है। और इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है समाज कल्याण। इसमें अधिक लाभ को हम गौण रखते हैं और इसमें उपभोक्ता की प्रभुता को बाधित रखा जाता है, क्योंकि इसमें सरकार अपने देश वासियों के लिए वही कार्य करती है जो उनके हित में हो।
सरकार, और इसी वजह से कीमत निर्धारण भी सरकार करेगी। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है चीन, रशिया या फिर उत्तरी कोरिया। दूसरी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था होती है, जिसके अंदर अधिकतर संसाधनों पर बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, इसलिए इनका जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है, और अधिकतम लाभ वो सिर्फ उपभोक्ता को संतुष्ट करके अर्जित कर सकते हैं। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ये अर्थव्यवस्था उपभोक्ता प्रभुत्व अर्थव्यवस्था होती है, तथा कीमत का बाजार कीमत का निर्धारण भी बाजार द्वारा ही किया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए और यूके। हमारे जो अंतिम मेरे हिसाब से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्योंकि इसमें आर्थिक क्रियाओं पर बाजार शक्ति तथा सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। समाज कल्याण और अधिकतम लाभ, इसमें दोनों ही उद्देश्य होते हैं। उपभोक्ता प्रभुत्व होता है, लेकिन इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकार कुछ लोगों को ज़रूरी राशन या ज़रूरतमंदों को ज़रूरी राशन या ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करवाती है। इसमें बाजार द्वारा कीमत निर्धारण ज़रूर होता है, किंतु आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा ही नियंत्रित करती है, और इस वजह से अधिकतर हमारे भारत जैसे देशों में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक प्रचलन चला था, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत। थैंक यू।